आज हम डिस्कस करेंगे CBSE NCERT क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? हमने देखा है कि हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज़ है वो किससे मिलकर बनी है? मैटर से। और मैटर किससे बना? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल बना है हमारा एटम से। यानी दुनिया में हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बनी है तो वो किससे मिलकर बनी है? हमारी एटम से। तो हर एक चीज़ किससे बनी है? एटम से। तो एटम और मॉलिक्यूल का जो आइडिया है वो कहाँ से आया उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम थोड़ा सा ये थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इसी से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kannad, postulated that if we go on dividing matter, Padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. हमारे इंडियन और जो ग्रीक फिलोसफर थे पहले, वो इंटरेस्टेड रहते थे अनसीन और अननोन चीज़ों को जानने के बारे में। तो सबसे पहले मैटर एटम के बारे में बताया महर्षि कन्नड ने। महर्षि कन्नड ने 500 BC के अराउंड इन्होंने बोला, इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। इन्होंने बोला कि कोई मैटर है, मैटर को अगर हम छोटा करें, डिवाइड करें तो वो और छोटा हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करें तो वो और छोटा हो जाएगा। ऐसे करते करते हम उसको बार बार डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टेज ऐसे आएगी जहाँ से वो मैटर डिवाइड होना बंद हो जाएगा। तो मैटर को इन्होंने नाम दिया पदार्थ का, और जहाँ से मैटर की जो स्टेट आई, जहाँ से मैटर छोटा होना बंद हो गया, उस स्टेज को नाम दिया उन्होंने परमाणु। उसके बाद एक दूसरे फिलोसफर आए, उनका नाम था पकूडा कटायामा। Pakuda Katayama, एक इंडियन elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives a various forms of matter. उसने बोला ये जो पार्टिकल्स हैं, जब किसी पदार्थ को, किसी मैटर को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो सबसे छोटी पार्टिकल्स होता है उसका, जिसको हम एटम बोलते हैं, एटम जो रहता है वो कंबाइन फॉर्म में रहता है, और जब ये कंबाइन हो जाता है तो जो वेरियस फॉर्म, मतलब अलग अलग फॉर्म देता है ये किसकी? मैटर की, उन्होंने बोला। उसी सेम एरा में, अराउंड द सेम एरा, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। उसी सेम एरा में दो फिलोसफर और आए, डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने बोला अगर हम मैटर को डिवाइड करें तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ से वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा और वो डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद डेमोक्राइटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और डेमोक्राइटस ने बोला कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करें तो डिवाइड होते होते वो इतना छोटा हो जाएगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ से वो दिखना बंद हो जाएगा। तो जहाँ से वो दिखना बंद हो जाएगा उन्होंने उसका नाम रखा एटम। एटम का मीनिंग होता है इनडिविजिबल, यानी हम उसको नहीं देख सकते। ऑल दीज वाज बेस्ड ऑन ए फिलोसफिकल कंसिडरेशन, और इन सब ने अपना अपना फिलोसफिकल कंसिडरेशन दिया, कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। तो ये आइडिया जो दिए गए वो किस में दिए गए? 18th सेंचुरी में। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। 18th सेंचुरी के ख़त्म होते होते जो साइंटिस्ट थे वो एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस थे उसको समझने लग गए, एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड टू फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट कंबाइंड। और ये नेचुरली जानने के लिए इंटरेस्टेड होने लग गए कि कैसे एलिमेंट कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या क्या करते हैं। इसी दौरान एक साइंटिस्ट है एंटोनी एल लेवोजियर। एंटोनी एल लेवोजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाई इस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉ दिए और इन्होंने ही जो केमिकल साइंस है उसका फाउंडेशन रखा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉ हैं, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है कि जो केमिकल हैं जो कंबाइन हुए वो क्या क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो किस लॉ को फॉलो करेंगे, किस रूल को फॉलो करेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एलिमेंट को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। और ये मीनिंग है किसका? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ? अगर केमिकल कंबाइन हो जाए तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, और उसी को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉ आते हैं। पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसके अंदर दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब रिएक्शन हो रही है तो जो उनके अंदर एलिमेंट होंगे वो किसी ना किसी रूल को फॉलो करेंगे, और उसी रूल को उन्होंने क्या बना दिया, लॉ बना दिया कि ये लॉ जो है वो हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर फॉलो होंगे। तो हर एक केमिकल रिएक्शन इन लॉ को फॉलो करेगी। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब एलिमेंट कंबाइन होंगे तो वे केमिकल रिएक्शन करेंगे। जब एलिमेंट कंबाइन होकर केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास रहता है एलिमेंट का, ना तो वो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। समझते हैं इसको कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिया हाइड्रोजन लिया, मैंने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, तो ये कितना मिला मेरा H2O मिला। यहाँ कितना था 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितना 1 ऑक्सीजन, यहाँ कितना 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितना 1 ऑक्सीजन। मैंने देखा यहाँ हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 2, यहाँ ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 1, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बने, H2O बनाए। ये मेरा क्या रिएक्टेंट। जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन से पहले होता है उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमने देखा रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी 2, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी 1, हाइड्रोजन की इधर क्वांटिटी कितनी 2 और ऑक्सीजन की कितनी 1। यानी जब हमने देखा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जब था तो वहाँ भी जो मास है वो भी सेम है, और रिएक्शन के बाद भी दोनों का मास क्या है, सेम है। यानी रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जो एलिमेंट रहेंगे उनका मास हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने शुगर लिया, इसका रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराया, तो जो मेरा सॉल्यूशन बना वो मेरा बना शुगर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन। तो जो शुगर थी मान लो मैंने कितना लिया 10 ग्राम लिया, और जो वाटर था वो मैंने कितना लिया 100 ग्राम लिया। वाटर को 10 ग्राम शुगर को मैंने जब 100 ग्राम वाटर के अंदर डाला तो मेरा एक शुगर सॉल्यूशन बना। जब ये शुगर सॉल्यूशन बना तो यहाँ दोनों की क्वांटिटी 10 और कितना 100, 110 है, तो यहाँ भी कितना 110 होगी। यानी रिएक्शन होने से पहले जो एलिमेंट थे वो उनका जो टोटल मास है कितना है 110 ग्राम है, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका मास भी कितना है 110 ग्राम है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारा केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो बाई मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं उनका जो मास का रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। कैसे? जैसे मैंने बोला ये मेरा H2O है, ये क्या है, मेरा एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस के अंदर एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट है क्या मेरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है 2 मोल है, ऑक्सीजन कितना है 1 मोल है। हाइड्रोजन का जो मास होता है होता है 1 एटॉमिक मास, AMU जिसको U बोलते हैं। तो कितने हाइड्रोजन है 2 की मल्टीप्लाई 1 से करा तो कितना आया 2। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन होता है ये हमारा 16। तो 16 एक ही, 16 इंटू 1 एक ऑक्सीजन है तो कितना आया हमारा 16। अब जब हम इसका रेशियो निकालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो मैंने रखा हाइड्रोजन कितना था 2 मास, इसका कितना है 16 मास। ये 2 से क्या कितना 1 टाइम में, और 2 से क्या कितना ये 8 टाइम में। तो हम दुनिया में जो वाटर है एक सब्सटेंस है, उसके अंदर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, दोनों ने मिला के क्या बनाया, वाटर। तो दुनिया में हम कहीं से भी पानी लें, चाहे हम मार्स से पानी लें, चाहे हम चांद से पानी लें, चाहे हम USA से पानी लें, चाहे हम कनाडा से पानी लें, चाहे हम ग्लेशियर से पानी लें, चाहे हम पॉन्ड से पानी लें, चाहे हम लेक से पानी लें, चाहे हम रिवर से पानी लें, चाहे हम सी से पानी लें,
तो कहीं से भी अगर हम पानी लेंगे तो उस सब्सटेंस, उस पानी के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो उनका रेशियो रहेगा कितना, वो 1:8 रहेगा, हमेशा 1:8 रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो कभी भी हम जब भी वाटर लेंगे, कहीं से भी लेंगे, किसी भी जगह से लेंगे, तो जो उनके मास का जो रेशियो रहेगा वो कितना, 1:8 रहेगा। ये हमारा H2O वाटर है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हमारा क्या है, एक सब्सटेंस है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर का फॉर्मूला कितना था, CO2। तो मैं देखूँ मेरा कार्बन कितना है, 1, और मेरा ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो एक कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, 12। कितना कार्बन है, 1, तो आया कितना, 12। 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का मास कितना, 16, मल्टीप्लाई करा तो कितना, 32। जब इनका रेशियो निकालूंगा तो पहले कौन है, 12, फिर कितना रखूँगा, 32। ये 2 से गया कितना, 6 टाइम में, ये 2 से गया कितना, 16 टाइम में, फिर ये 2 से गया कितना, 3 टाइम में, और फिर ये 2 से गया कितना, 8 टाइम में। यानी मैं दुनिया में कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस उठाऊंगा तो जो उसके एलिमेंट का रेशियो, उसके मास का, एलिमेंट जो सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर जो एलिमेंट है C और O यानी कार्बन और ऑक्सीजन, तो इनके जो मास का रेशियो है वो हमेशा कितना, 3:80 मिलेगा। दुनिया में मैं कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड उठा लूँ तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसके अंदर जो भी अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर अगर जो भी एलिमेंट है तो उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। दुनिया में जब भी हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस उठाएंगे, कितना भी उठाएंगे, तो उनका मास का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लोगों ने क्या करा, फिलोसफिकल कंसिडरेशन इनको दिया। तो लोगों ने सिर्फ क्या दिया, अपना फिलोसफिकल आइडिया दिया, किसी ने भी एक्सपेरिमेंटल तरीके से इसको नहीं बताया और कोई भी इसे प्रॉपर तरीके से नहीं बताया। तो सबसे पहले इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताने के लिए आए जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताया। ये उनकी कुछ पोस्टुलेट है, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट है, मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन छोटे पार्टिकल्स का नाम होता है एटम, और ये जो पार्टिकल्स हैं, जो ये एटम है, ये पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। पोस्टुलेट है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल्स है, इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। थर्ड पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसका मास आइडेंटिकल रहता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है। समझ लेते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन का जो मास, जो एटम होगा, तो अगर मैं 2 हाइड्रोजन लूँ, मैं चाहे 10 हाइड्रोजन लूँ, तो वहाँ पर जो मास रहेगा, या H10 लूँ, 10 हाइड्रोजन लूँ, तो जो एटम है हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन हो, 2 हाइड्रोजन हो या 10 हाइड्रोजन हो, इनके जो एटम, तो इनका मास आइडेंटिकल सेम रहेगा, यानी 1 रहेगा, नंबर से मल्टीप्लाई होगी, और उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी अगर यहाँ जो ये इस प्लेस पे हाइड्रोजन ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अगर उसे दूसरे प्लेस पे रखेंगे तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन यही प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी अपनी प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं करेगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट का जो मास होता है वो डिफरेंट होता है और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 है, कार्बन है, कार्बन का मास 12 है, तो कार्बन एक अलग एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है। तो जब दोनों अलग अलग एलिमेंट है तो दोनों का मास भी अलग अलग होगा और दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। फिफ्थ, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं। मीनिंग है, मान लो हमने क्या करा, हाइड्रोजन को प्लस करके क्या बनाया, ऑक्सीजन, यानी 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन था, तो क्या बनाया, H2O। जब H2O बनाया तो हमने देखा कि जो हाइड्रोजन लिया वो भी होल नंबर में लिया और ऑक्सीजन लिया वो भी होल नंबर में लिया है, और जो प्रोडक्ट बना वो भी कितना, होल नंबर में बना। यानी ऐसा नहीं लेंगे कि हमने क्या ले लिया, हाफ हाइड्रोजन ले लिया, क्या हाफ ऑक्सीजन ले लिया और क्या बनाया, हमारा हाफ CO बनाया।
ऐसा नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं लेना है, ये डाल्टन कह रहे हैं। तो डाल्टन ने इसमें एटम के बारे में बताया कि एटम क्या होता है। बाद में इनके पोस्टुलेट का ड्रॉबैक आया, यानी इनके पोस्टुलेट को गलत साबित करा। इन्होंने बोला कि एटम जो वो दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल्स है, लेकिन एटम से भी छोटा पार्टिकल्स होता है आयंस, जो एटम के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। उनको भी अभी हम इसी चैप्टर के अंदर है, आगे पढ़ेंगे। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए ये, और इनके एक्सप्लेनेशन बाद में इनका ड्रॉबैक आया, इनको गलत साबित हुए। एटम की कि एटम क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, एटम दिखने में कैसा होता है, एटम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एटम क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये तो एटम है। साइज ऑफ एटम, एटम का जो साइज होता है, रेडियस होता है एटम का, वो होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ को हम लिखेंगे 1/10⁹। 1/10⁹ का मीनिंग है कि जो 10 है वो 9 बार मल्टीप्लाई में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 8 9, यानी 10 की मल्टीप्लाई 9 टाइम करेंगे तो ये 1/10⁹ है। जब ये माइनस की पावर ऊपर जाती है तो माइनस में बन जाती है, तो 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू होता है कितना? 1 नैनोमीटर। एनएम की जो फुल फॉर्म है, एन मतलब नैनो और एम मतलब मीटर, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना? 10⁻⁹ मीटर। तो ये रेडियस है किसका? एटम का। जब एटम इतना छोटा होता है कि हम इसको नेक्ड आइज से भी नहीं देख सकते, और इसको हम जो हमारे नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप है उसके भी हम नहीं देख सकते। जब हम एटम को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, एटम को हम नेक्ड आइज से भी नहीं देख सकते, तो एटम को हम कैसे देख सकते हैं जबकि एटम के बारे में इतना कुछ बताया गया है। तो एटम को देखने के लिए कि स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है STM। STM की जो फुल फॉर्म है वो है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इस स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम एटम को देखते हैं। तो एटम जो होता है वो पिलर स्फीयर की तरह दिखाई देता है, धुंधला धुंधला स्फीयर। वो भी इसकी एक कंप्यूटराइज्ड इमेज बनती है, ऐसे हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करके जब हम एटम को देखेंगे तो ये कंप्यूटर के थ्रू इसकी बिलर स्फेरिकल इमेज बनेगी। ये कंप्यूटराइज्ड इमेज ही इसकी बनती है। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है वो एटम होता है, और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। साइज एटम का जो रेडियस होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। और शेप बोल सकते हैं, शेप कैसी होती है? शेप होती है इसकी कितना? बिलर स्फेरिकल शेप। बिलर स्फेरिकल शेप होती है, यानी धुंधला धुंधला स्फेरिकल शेप इसकी दिखाई देती है। तो ये है एटम के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें रिलेटिव साइज, तो रेडियस, अगर एटम हाइड्रोजन का जो एटम है उसका जो एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻ रहता है। वाटर के जो मॉलिक्यूल का रेडियस रहता है वो 10⁻⁹ मीटर रहता है। मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड को हर जगह लेके जाता है पूरी बॉडी के अंदर, उसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। और उसका जो रेडियस रहता है वो कितना? 10⁻⁸ रहता है। ग्रेन ऑफ सैंड यानी रेत का जो पार्टिकल्स रहता है उसका जो रेडियस है वो 10⁻⁻4 मीटर है। आंट, चींटी का जो रेडियस है वो 10⁻⁻3 मीटर है। और जो एप्पल है उसका जो रेडियस है वो 10⁻⁻1 मीटर है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट है, उनके मॉलिक्यूल और एटम का हमें क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है। अभी हमने एटम पढ़ा है, अभी मॉलिक्यूल हम आगे पढ़ेंगे। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट? ये डिफरेंट एलिमेंट के मॉडर्न डे सिंबल है, यानी इन सिंबल से हम इन डिफरेंट एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल ये है, एक सर्किल, उसके अंदर डॉट। कार्बन का ये बिलर वाला सब सर्कुलरी फॉर्म है, क्योंकि एटम है। एटम किस में देखता है? स्फीयर फॉर्म में, तो स्फीयर है सब, और ये डिफरेंट स्फीयर है। ऑक्सीजन का सिंबल ये है, हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का कुछ इस टाइप से है, सल्फर का ये कुछ प्लस इस टाइप से, आयरन ये
स्फीयर के अंदर I, कॉपर स्फीयर के अंदर C, लीड स्फीयर के अंदर L, सिल्वर स्फीयर के अंदर S, गोल्ड स्फीयर के अंदर G और प्लेटिना ये P, मरकरी कुछ इस टाइप से। तो इन सिंबल से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा सिंबल किस एलिमेंट के एटम का होगा। तो हाइड्रोजन के एटम का सिंबल ये है, कार्बन के एटम का सिंबल ये है और ऑक्सीजन के एटम का सिंबल ये है। अभी हम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट के एटम के सिंबल की बात। तो ये कुछ इस टाइप से हम इन सिंबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एटम किस एलिमेंट का है। सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स, ये डिफरेंट एलिमेंट है और ये इनके सिंबल हैं। एलिमेंट नाम है एल्युमिनियम, इसका ये इंग्लिश नेम है और ये इनके सिंबल है। एल्युमिनियम का Al, एर्गन का Ar। टोटल जो अभी तक एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं वो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिनका नेम भी है और जिनके सिंबल भी हैं। तो सिंबल क्यों आए, क्योंकि एलिमेंट का ये पूरा नाम था तो सिंबल से उनको याद रखने में आसानी हो गई। तो एल्युमिनियम का सिंबल है Al, एर्गन का सिंबल Ar, बैरियम का सिंबल Ba, बोरोन का सिंबल B, ब्रोमाइन का सिंबल Br, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बन का सिंबल C, क्लोरीन का सिंबल Cl, कोबाल्ट का सिंबल Co। पहला जो अल्फ़ाबेट लिया है, अगर किसी में दो अल्फ़ाबेट हैं तो पहला अल्फ़ाबेट जो लिया है वो कैपिटल और दूसरा अल्फ़ाबेट जो लिया है वो लिया है स्मॉलर। कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लीड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Z। हमने देखा जब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो सिंबल है Al, यानी इसके कैपिटल A और L से लिया गया। ऐसी आर्गन का Ar बहुत से, लेकिन हमने कुछ देखा कि यहाँ क्या नाम आ रहा है, गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल है वो G से आना चाहिए था, लेकिन किससे आ रहा है, Au से। कॉपर का Cu, इसमें तो U है ही नहीं। तो कुछ एलिमेंट के जो सिंबल हैं वो उनके इंग्लिश नेम से लिए गए और कुछ एलिमेंट के जो सिंबल हैं वो उनके लैटिन नेम से लिए गए। लैटिन जो पहले उनका नेम था इन सिंबल का, इंग्लिश नेम होने से पहले उनको एलिमेंट है, ये इनके इंग्लिश नेम है और ये इनका लैटिन नेम है और ये बीच में इनका सिंबल है। तो इंग्लिश नेम, सोडियम का इंग्लिश नेम क्या है, सोडियम, ये इंग्लिश नेम है, ये सोडियम, सिंबल इसका Na और इसका जो लैटिन नेम है नेट्रियम। तो जो इसका सिंबल लिया गया वो इसके लैटिन नेम नेट्रियम से लिया गया। पोटेशियम, ये इसका इंग्लिश नेम, सिंबल K और लैटिन नेम क्या, कैलियम। तो इसका जो सिंबल लिया गया वो इसके लैटिन नेम कैलियम का K लिया गया। इसी तरह आयरन का लैटिन नेम फेरम, इसका सिंबल Fe। कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम, इसका सिंबल Cu। सिल्वर का लैटिन नेम एर्गेंटम, इसका सिंबल Ag। गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम और इसका सिंबल Au। मरकरी का लैटिन नेम हाइड्रोजियम और इसका सिंबल Hg। टिन का लैटिन नेम Sn और इसका लैटिन नेम स्टेनम और सिंबल Sn। लीड का लैटिन नेम प्लम्बरम और इसका सिंबल जो है वो Pb है। तो इस टाइप से ये कुछ इंग्लिश नेम है, ये उनके सिंबल है और ये उनके लैटिन नेम है। तो कुछ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट का जो सिंबल लिया गया वो उनके इंग्लिश नेम से लिया गया और कुछ एलिमेंट का जो सिंबल लिया गया वो उनके लैटिन नेम से लिया गया। तो इन एलिमेंट का जो सिंबल है वो लैटिन नेम से लिया गया। तो इस चैप्टर के अंदर जो ज़्यादा हमसे एलिमेंट यूज़ होंगे वही हम उसकी बात करते हैं। वैसे तो टोटल 118 एलिमेंट है, उनकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं टोटल। अब ये जो एटॉमिक मास बात करते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है कि एलिमेंट है, एलिमेंट किससे बने, एटम से, और एटम के उनका कुछ ना कुछ मास होगा। तो एलिमेंट के एटम का जो मास है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। किसी भी एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। मास से हमें क्या समझ में आता है, हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर किसी चीज़ का हमें मास कैलकुलेट करना है, मान लो तुम दुकान पे गए, तुमने बोला कि मुझे 1 किलो शुगर चाहिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे बताता है कि 1 किलो शुगर है। उसके पास ये एक मेजरिंग स्टैंडर्ड बना रखा है उसने, जिसको हम बोलते हैं तराजू। हमें अगर 1 किलो मान लो आलू चाहिए, तो वो एक साइड में रखता है, क्या रखता है, आलू रखता है, और दूसरे साइड में क्या रखता है, वो 1 किलोग्राम का वॉट रखता है। तो 1 किलोग्राम के वॉट से किसको मेज़र करता है, वो ये बीच में कितना पॉइंटर होता है। जब पॉइंटर बीच में होता है तो उसे वो समझ जाता है कि ये इक्वल है। यानी अगर उसको 1 किलो आलू को मेज़र करना है तो वो साइड में क्या रख रहा है, 1 किलो का वॉट रख रहा है। यानी कभी किसी भी चीज़ का जब हम मास निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करना पड़ेगा, यानी उसका रिलेटिव लेना पड़ेगा। या आलू को, शुगर लेंगे, कुछ भी लेंगे तो उसका रिलेटिव कौन है, रिलेटिव मास वॉट। यानी इस वॉट को हमने क्या माना, हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया गया और इस स्टैंडर्ड से हमने क्या करा, चीज़ों को हम मेज़र करके उनका मास बताने लग गए। ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे किसके, एलिमेंट के मास की,
तो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, एटम का जो एटॉमिक मास है वो कैसे निकला। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो किसी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट है, और ये जो छोटा एलिमेंट है इसकी एक एटम की ऑफ हाइड्रोजन, यानी वन एटम का जो हाइड्रोजन मास है वह 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसका जो मास है वो कितना 1.67 किलोग्राम है। ये सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर फिर क्या गया, डिफरेंट बहुत सारे एलिमेंट हैं, सबका मास निकालना था, तो उनका मास निकालने के लिए एक उनके रिलेटिव में स्टैंडर्ड एलिमेंट चाहिए था, यानी उनको भी एक वॉर्ड की ज़रूरत थी। तो उनका जो वॉर्ड बनेगा वो एक कोई एलिमेंट ही बनेगा। तो उन्होंने हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास निकाला वो कितना निकला 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम ऐसे किसी दूसरे एलिमेंट का निकालेंगे तो यही नंबर हमें याद करने में डिफ़िकल्टी होगी। ये तो याद हो गया, लेकिन धीरे धीरे जब दूसरे एलिमेंट आएंगे तो उनका कुछ मास होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, और जिसको याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। याद तो हो जाएगा लेकिन डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होगी। तो केमिस्ट ने, साइंटिस्ट ने क्या करा कि इस डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए वो बोले कि उन्होंने सोचा कि कुछ एक ऐसा आइडिया लेके आया जाए कि इन सब एलिमेंट का एक ऐसा मास बने जो कोई भी पर्सन ईजीली लर्न कर सके। तो उन्होंने इसके जो नंबर है वो क्या करा जाए, बहुत छोटा करा जाए, होल नंबर या नेचुरल नंबर में बनाया जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि एक रिलेटिव मास ले लेते हैं, किसका स्टैंडर्ड मास मान लेते हैं हाइड्रोजन का। जब उन्होंने हाइड्रोजन लिया, एक साइड में हाइड्रोजन रखा और दूसरी चीज़ में कंपेयर करने लग गए हाइड्रोजन को दूसरे एलिमेंट से, ऐसे ही मास निकालने लग गए। जब मास निकाला तो कुछ एलिमेंट का तो निकल गया, और जब आगे आगे बढ़ते गए तो जो मास आने लगा वो कितना आने लगा फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में आना भी अच्छी बात नहीं है, फ्रैक्शन में भी लर्न तो हो जाएगा लेकिन डिफ़िकल्टी होगी हमें। तो उन्होंने कहा इससे भी कुछ आसान तरीका निकाला जाए। तो उन्होंने क्या करा, एक कार्बन एलिमेंट निकाला। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप ऑफ कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन कितना 14। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप होता है जिसका मास तो अलग, मास में तो अलग अलग होते हैं। आइसोटोप क्या होता है, अगर किसी भी एलिमेंट के ये आइसोटोप हैं तो ये तीनों मास में तो अलग अलग होंगे, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बस याद रखना है आइसोटोप क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं उनका जो मास होता है वो तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर सेम रहता है आइसोटोप के केस में। तो ये कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो इन्होंने क्या लिया, कार्बन 12 एक एलिमेंट लिया, एक साइड में कार्बन 12 को रखा और दूसरी साइड में बाकी सारे एलिमेंट को रखा और उससे मेजर करने लग गए। कार्बन 12 का मीनिंग क्या है कि इन्होंने क्या करा, कार्बन के 12 टुकड़े करे और उसको नाम दे दिया कार्बन 12। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमारी NCERT का ही एग्जाम्पल है। और दूसरी साइड में, एक साइड में ये वाटरमेलन है, दूसरा ले लेते हैं ये छोटा सा कितना एप्पल। अब इस एप्पल को हमें इस वाटरमेलन से अगर मेज़र करना है, इन दोनों का रिलेशन बनाना है, तो हमने क्या लिया, एक तराजू लिया और ये हमारा पॉइंटर है। हमने क्या करा, एक साइड में इस वाटरमेलन को रखा और एक साइड में इस सेब को रखा, इस एप्पल को रखा। जब हमने इसको मेज़र किया तो जो वाटरमेलन था वो भारी था, वो नीचे चला गया, और जो सेब था वो हल्का था, वो ऊपर चला गया। तो हमने क्या करा, अब इसको हमें अगर इक्वल लाना है तो हमने क्या करा, वाटरमेलन का, ये भी वाटरमेलन ही ले लेते हैं, इसको वाटरमेलन ही मान लेते हैं। ये जो वाटरमेलन है ये और ये दोनों सेम है, इसका जो मास था वो कितना 60 ग्राम था। इस वाटरमेलन के क्या करे गए, पीसीस करे गए 12। जब इसके 12 पीसीस किए गए तो जो 12 पीसीस हैं वो किसको, वाटरमेलन के पीस किए गए। तो वाटरमेलन का जो टोटल वेट है वो कितना 60 ग्राम है, तो इसके 12 पीसीस का मास भी कितना होगा 60 ग्राम। तो 12 पीसीस का मास 60 ग्राम है। अगर हमें एक पीस का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे और एक पीस का कितना आया हमारा, ये कितना 5 ग्राम। अब मान लो जो हमारा एप्पल है उसका जो वेट है वो, उसका जो मास है वो कितना है 15 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, इस एक पीस का कितना मास आया 5 ग्राम, 15 ग्राम को हमें कैलकुलेट करना। तो इस साइड में हम यहाँ ये इस साइड में हम 5
पीसेस, तीन पीसेस रखेंगे किसके, तरबूज के, और इस साइड में क्या रखेंगे, एक एप्पल रखेंगे, और इसको हम मेज़र कर लेंगे, यानी पॉइंटर केस में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो हमने देखा वाटरमेलन जो था उसका वजन तो क्या था, ज़्यादा था किससे, एप्पल से, लेकिन उसको कैलकुलेट, उसका मास निकालने के लिए वाटरमेलन के 12 पीसेस किए गए और उनके पीसेस से एप्पल को कंपेयर करके उसका मास निकाल लिया गया। ऐसे ही जो कार्बन था वो थोड़ा भारी था, तो कार्बन के जो 12 किए गए और कार्बन के एक पीस से यानी 1/12, अगर किसी भी एलिमेंट का हमें क्या निकालना, मास निकालना है, तो 1/12 उसको करा और हमने मास निकाल लिया। तो जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ द 1 कार्बन 12। तो किसी भी एलिमेंट के जो एटम का मास निकाला वो किससे कंपेयर करा गया, उसके रिलेटिव बनाया गया उसको कार्बन 12 का, यानी 1/12 से, कि 1 कार्बन 12 से उसको रिलेट किया गया और इसी से हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल लिया गया। तो पहले एटॉमिक मास को यूनिट को AMU से दिखा दिया गया था। आज के टाइम में इसको बोलते हैं यू होता है इसका यूनिफाइड मास। तो AMU की जगह लास्ट में क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। यू का मीनिंग होता है यूनिफाइड मास। अब ये कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और ये उनका एटॉमिक मास है। एलिमेंट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का मास 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। तो ये कुछ एलिमेंट और ये कुछ उनका एटॉमिक मास है।